नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। और आज भारत 24 के इस मंच के जरिए हम आपको दो ऐसे एम्बेसडर से मिलाएंगे जो संस्कृति के साथ साथ विरासत को आगे संजोते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत मंडपम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से 20 कैटेगरीज में 23 क्रिएटर्स को अवार्ड दिया गया। 1.5 लाख नॉमिनीज थे और उनको इनमें से चुना गया अलग अलग कैटेगरीज में। इनका तारुफ आपसे करा दें। खुद हमारे साथ जानवी सिंह जी स्टूडियो से मौजूद हैं और इनको हेरिटेज फैशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और मैथिली ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। मैथिली को कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर खिताब से उनको नवाजा गया और दोनों की ही एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। सबसे पहले जानवी उस तस्वीर का जहां प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेने के लिए आप जाती हैं, प्रधानमंत्री मना करने लगते हैं। कैसा वो पल था, क्या आभास आपको हुआ उस वक्त? मुझे लगता है बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि विनर्स कौन होने वाले हैं। और पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी से मिलना मेरे लिए सबके लिए सपने जैसा है। तो उस मोमेंट को जीना और उनके समक्ष बात करना और उनके सवालों का जवाब देना, उनसे अवार्ड लेना, हर एक पल बहुत यादगार रहा है और जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मैथिली, आपके लिए कैसा दिन था? चाहे वो शिव साधना से जुड़ी बात कर ली जाए, आप खुद संगीत की एक तरह से कहते भी हैं कि जब मैथिली गाती हैं तो उनकी आवाज़ में माँ सरस्वती झलकती है और उनकी दिल में भगवान शिव का वास होता है। कैसा था जब प्रधानमंत्री ने कहा कि भगवान शिव को लेकर को सुना दीजिए? कल का दिन बहुत कितना बड़ा संयोग था कि महाशिवरात्रि है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का भी दिन है। माफ करिएगा। जी जी। हाँ, और साथ ही साथ ये नेशनल क्रिएटर्स डे, ये बात ही सोचिए कि कितनी ही ज्यादा यूनिक है कि हम लोग इतना वीडियोस बनाते हैं। ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो फोन पर वीडियोस बनाते हैं। कई लोगों को डांट पड़ती है, मेरे तो घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई लोगों के माता पिता उनको डांटते हैं कि दिन भर क्या वीडियोस बनाते हो, रील्स बनाते हो। लेकिन कल का दिन ऐसा था कि इस पर एक ठप्पा लग गया, वो भी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, कि इस चीज के लिए भी अवार्ड मिल सकता है। लोग क्रिएट करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, तो उसके लिए भी लोगों को सराहा जा सकता है। प्रधानमंत्री जी खुद बुला करके उनको अवार्ड दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेंचमार्क सेट किया गया, बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल सेट किया गया। हमारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिए जो काम करते हैं, लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार निराश हो जाते हैं कि लोग क्या बोलेंगे, ऐसा सोच के। तो आपके लिए तो दो अवार्ड हो गए। खुद प्रधानमंत्री ने आपका गाना रिट्वीट कर दिया था राम मंदिर वाले दौर में, और अब अवार्ड भी दिया गया। लेकिन वो जो गीत आपने गुनगुनाया था, हम चाहते हैं हमारे दर्शकों को एक बार फिर से वो सौभाग्य मिले। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जानवी, जब भी फैशन का जिक्र होता है हमारे मन में एक वेस्टर्न ख्यालात ही आ जाता है कि फैशन मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड में जो कुछ भी ड्रेसिंग सेंस चल रहा है, चाहे वो मेंस के लिए या वुमेन्स के लिए जी। फैशन को हेरिटेज से जोड़ने का ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ? तो मुझे लगता है इसी बदलाव को लाने के लिए कि फैशन, जब हम शब्द सुने तो सिर्फ वेस्टर्न ना आए हमारे दिमाग में। क्योंकि आप देखिए भारत कितना सुंदर देश है। और कल ही मैंने स्टेज पे भी कहा था, जब पीएम मोदी जी मेरे साथ में थे उस स्टेज पे, तो मैंने ये बात कही कि आप देखिए भारत कितना सुंदर देश है, जहाँ कितने अलग अलग टेक्सटाइल्स हैं, कितने अलग अलग प्रिंट्स हैं, इतनी वेराइटीज़ है जो आजकल कहीं ना कहीं लोग भूल गए हैं। और बहुत ज़रूरत है कि हम याद दिलाएं कि कितनी अच्छे अच्छे टेक्सटाइल, कितने अच्छे प्रिंट्स और हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे आगे बढ़ाया जाए। और मेरा कंटेंट सिर्फ फैशन ड्रिवन नहीं है, ये संस्कृति, शास्त्र और साड़ी तीनों को दर्शाता है।
तो जहाँ एक तरफ मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में कंटेंट बना रही हूँ, तो मुझे लगा एक साड़ी का सीरीज भी शुरू करना चाहिए, जहाँ मैं बता सकूँ कि कौन सी स्टेट की साड़ी क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे बनाई जाती है, कितना कठिन है। आप देखिए कुछ साड़ियों को बनने में कितने घंटों का, कितने दिनों का सफ़र है वो, और कितना काम है और इतने बारीकी है उस काम में, इतना सुंदर है वो। तो मुझे लगता है इस शिफ्ट को लाने की ज़रूरत है कि फैशन मतलब सिर्फ मॉडर्निटी नहीं होता है, और आपको मॉडर्न होना भी है तो आप सोच से मॉडर्न होइए, संस्कारों से वैसे ही रहिए। तो इसी इंटेंशन के साथ ये शुरू हुआ, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने क्रिएटर्स को सम्मानित करने के लिए ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया। क्योंकि आप देखिए हर एक कैटेगरी के लिए एक अवार्ड है, पद्मश्री है ना, अशोक चक्र है, भारत रत्न है। जब क्रिएटर्स की बात आती है, जैसे मैथिली ने भी अभी कहा कि कहीं ना कहीं वो एक बेंचमार्क सेट हो गया है अब कि हाँ, क्रिएटर्स को भी इस तरह नवाजा जाए। तो बहुत अच्छा सफ़र रहा है। लेकिन इस सफ़र को कैसे आपने शुरू किया? खास करके मैथिली ने बताया कि उनके परिवार के लोग सपोर्ट करते थे, लेकिन अभी भी कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो वीडियोस बनाने को लेकर या उतने इंटरेस्ट परिवार के लोगों की तरफ से नहीं दिखाया जाता है। और क्या हम कुछ साल पहले तक सोच सकते थे कि ये भी एक प्रोफेशन हो सकता है, एक जरिया हो सकता है? वो सोच में बदलाव कितना आ पाया अब तक, और परिवार का सपोर्ट कैसा रहा आपके लिए? जानवी जी, तो मेरे परिवार का सपोर्ट हमेशा से शुरुआत से रहा है, और कंटेंट एक ऐसी चीज़ रही है जो मुझे हमेशा से करनी थी। बट मैं एक परफॉर्मर रह चुकी हूँ, तो मैंने डांस से अपनी जर्नी शुरू की थी, और फिर शिफ्ट होते होते जैसे जैसे मेरी लाइफ में परिवर्तन आया, वैसे वैसे मेरे कंटेंट में भी परिवर्तन आया, और इस तरफ मेरा कंटेंट यहाँ शिफ्ट हुआ। और पेरेंट्स का सपोर्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो विजन देख पा रहे थे कि कंटेंट में आगे जाके मैं कुछ कर सकती हूँ, और फिर उतना पैशन है। और ये सही बात है कि कई लोगों को सपोर्ट नहीं मिलता है, तो मैं उन पेरेंट्स से यही कहूँगी कि एक बार चांस दे के देखिए। क्योंकि अब आप देखिए, अब तो क्रिएटर्स को इतने बड़े लेवल पे नॉमिनेट किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, सो व्हाई नॉट। मतलब कंटेंट भी एक करियर हो सकता है, ये बात हमें अब समझनी चाहिए, और हर एक क्षेत्र का व्यक्ति उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है। और मेरे माता पिता का सपोर्ट हमेशा से मेरे साथ रहा है, वो एकदम पिलर की तरह हमेशा मेरे साथ रहे हैं, आज भी शुरुआत से। तो बहुत ही अच्छा है। मैथिली, वो पल आपके लिए कैसा था जब प्रधानमंत्री ने आपके साथ मोए मोए वाला मूवमेंट कर दिया? वो बार बार रील मैंने देखी और बार बार हमें हंसी आ रही है। मैं खुद बार बार हंस रही हूँ कि हो क्या रहा था वहां पर, और कैसे ही मैंने बोल दिया कि बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। उसका मतलब कितना गलत निकला था। जब मैंने बोला, जब उन्होंने बोला कि आप सुना दो कुछ, क्योंकि मेरा सुनते सुनते तो लोग थक जाते हैं, तो मेरे दिमाग में उनका एक पहला वाला फ्रेज स्टक था कि आप सुना दो कुछ। तो मैं उसको सोच के बोली, लेकिन ऐसा हो गया कि आप सुना दो कुछ, मेरा सुन सुन के लोग थक जाते हैं, और मेरे मुंह से निकला बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो ये थोड़ा अजीब सा हो गया था। मैं बार बार वीडियोस देख रही हूँ, और मेरे जितने भी लोग फोन करे, रिश्तेदार या फिर जितने भी हमारे जान पहचान के लोग, तो इसी बात का जिक्र कर रहे हैं। ऊपर से जो मैंने सेल्फी वाला जो एक हाँ, मैं ये उसी पे आने साहस वाला था। दिखाया, हाँ, ये साहस या दुस्साहस पता नहीं क्या, उस समय पे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, और हमें लग ही नहीं रहा था कि वो प्रधानमंत्री है हमारे सामने में। वो एक क्रिएटर की तरह खड़े थे, और ऐसी ऐसी बातें, और वो कीवर्ड्स जैसे आप लोग अपनी जिंदगी के MVP हैं, क्या बोलते हैं, कंटेंट और क्रिएशन अगर मिल जाता है तो एंगेजमेंट बढ़ता है। ऐसे ही मुझे याद है उनकी सारी बातें, ऐसे जो उन्होंने कहा ना, बिल्कुल दिमाग में उतर सी गई। तो इतना प्रभाव था उस समय, पूरे हॉल में जितने भी लोग बैठे हुए थे, सब पे एक तरीके से प्रधानमंत्री जी ने कैप्चर कर लिया था, हम ये कह सकते हैं। तो वही मैं भी उसी ऑरा में घुसी हुई, घूमी हुई थी कहीं पर, और जो जो हुआ बस ऑन द स्पॉट होते गया। कुछ लोगों ने पॉडकास्ट को लेकर ऐसी गुजारिश की पीएम से, लेकिन वो उतने कामयाब नहीं हुए। आप रील बनाने में कामयाब कैसे हो गई? मुझे वो भी याद है जब इन्होंने कहा कि मेरा मूड हो रहा है आपके साथ पॉडकास्ट बनाने का, तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बहुतों का मूड होता है। और उस पे पूरा हॉल हंसने लगा था। मतलब वो हर एक बात पे इतना पंच की तरह जवाब दे रहे थे ना, मतलब एक स्टैंड अप कॉमेडी। मैं ये मेरा दुस्साहस होगा बोलना, लेकिन हम प्रधानमंत्री जी से ऐसे कनेक्ट कर रहे थे खूबी रही है कि वो जहां जिसके बीच में रहते हैं कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ, हमको लग ही नहीं रहा था कि ये देश के प्रधानमंत्री जिनको देखना और जनरेशन वाइज भी कितना डिफरेंस है ना आपके प्रधानमंत्री के बीच में।
एज फैक्टर कितना लंबा है। एकदम 50 साल घटा करके हमारे सामने में खड़े थे, ऐसा मान लीजिए। हाँ, इसके अलावा मैथिली, आपसे भी और जानवी आपसे भी मेरा सवाल है, आप दोनों की फील्ड ऐसी है, जो भी आप कंटेंट बनाते हैं वो फिल्मों से भी जुड़ सकता है, चाहे फैशन हो या संगीत हो। मैथिली, आपने एक उचित दूरी बना के रखी, लेकिन उसके बावजूद आपने एक ऐसा मुकाम हासिल किया जो दूसरों के लिए भी नज़ीर बना कि भैया हम संगीत को बॉलीवुड के साथ जोड़ेंगे ही नहीं, उसके बावजूद हम सफलता की कहानी और इबारत लिखेंगे। इसके पीछे क्या नज़रिया था, और प्रधानमंत्री के हाथों सम्मानित होना भी उस मुकाम में, अगर हम कहें कि 4 चांद लग चुका है अब। चाहे मैं अपनी जिंदगी के बारे में बताऊं, संगीत और फैशन दोनों को लेकर के अगर मेरी क्या भूमिका रही, या फिर मैं क्या सोचती थी कि मेरा परिवेश जो मुझको ऐसा मिला कि मेरे दादाजी बहुत बहुत बड़े कीर्तनिया हैं, और राम सीता विवाह कीर्तन उनके जुबान पे ऐसा है, वो ऐसे बोलते चले जाते हैं, गाते चले जाते हैं, और लोग बिल्कुल मैं दृष्टार्थ कर पाती थी कि मेरे सामने राम सीता जी का विवाह हो रहा है। तो ये कहानियां सुनते सुनते बड़ी हुई हूँ, तो मेरा कभी मन ही नहीं किया मैं कुछ लटक फटक पहनूं। मेरा भी हमेशा से बहुत ही 3 साल से मैं हर एक कार्यक्रम में साड़ी पहन के जाना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सबसे खूबसूरत लग रही हूँ साड़ी पहनने के बाद। तो इसी सिलसिले में बिहार खादी और बिहार हैंडीक्राफ्ट्स की भी ब्रांड एम्बेसडर बनी। तो जैसे जानवी ने कहा कि हर एक टेक्सटाइल को पहचानना या फिर कितना समय लगता है, और कहाँ की महिलाएं स्पेशली, उनको हमारे बिहार में भागलपुर की साड़ियाँ बहुत प्रचलित हैं। तो ये सब मैं खुद जा करके देखती हूँ, तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है कि ये ऐसी चीज है जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है। और अगर मैं बाहर जर्मनी भी गई थी तो मैं साड़ी पहन के घूम रही थी, सलवार कमीज पहन के घूम रही थी, तो लोग काफी पूछते हैं कि ये कहाँ से है, इसकी स्टोरी बताओ। तो ये, और संगीत में भी अगर मैं बात करूँ तो जो मेरा एक माहौल रहा है, तो मेरी हिम्मत कभी नहीं हुई कि मैं अपने आप को एक बॉलीवुड सिंगर के रूप में कभी देख भी पाऊं, क्योंकि एक समय था, एक दौर था, लता जी, आशा जी, उसके बाद बहुत सारे सिंगर आए, श्रेया घोषाल जी, लेकिन हाँ अलका याग्निक जी, लेकिन अभी के समय में ऐसा है कि बॉलीवुड समझ ही नहीं आ रहा है कि है क्या चीज। तो मैं अपने आप को बहुत दूर रखना चाहती थी उस चमक धमक से। मैं चाहती थी कि जिस परिवेश में मैं सुशांत वाली घटना का हूँ, कुछ असर इसमें रहा है व्यक्तिगत तौर पर? बहुत ज्यादा, मतलब वो एक ऐसा समय था कि बॉलीवुड शब्द से भी मुझे डर लगता था कि बहुत ही, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव बातें हैं, ऐसे में हंसी मजाक करते हुए ऐसी बातों का जिक्र करना थोड़ा वो लग रहा है कि वहां पे क्या कैसे जो दिखता है वैसा होता नहीं है। इसीलिए हम लोग सोचते हैं कि सब लोग बहुत खुश हैं अपनी जिंदगी में, लेकिन सब लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे होते हैं। और मैं अपने परिवार के बीच में, अपने माता पिता, अपने फॉलोअर्स के बीच में इतनी कंफर्टेबल हूँ कि मैं कभी भी ये जेन्युइननेस छोड़ करके ऐसी जगह नहीं जाना चाहती हूँ जहाँ पे कहना कुछ और बोलना कुछ, या फिर बिहेव कुछ और करना लेकिन असलियत कुछ और होना। तो मैं ऐसी जगह क्यों जाऊँ जब हमारा खुद का, जो हमारी संस्कृति जो हमको सिखाती है कि कैसे हर एक सिचुएशन को टैकल करते हैं, हमारे जो जानवी बेहतर बता पाएंगे इस बारे में कि हमारी खुद की नींव इतनी मजबूत है, तो हम लोग ज्यादा बाहर घूमने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। जानवी, आप कैसे सोचती हैं इसके बारे में? मैं मैथिली से यहाँ 100% एग्री करती हूँ कि हमारी संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि बाहर देखने की जरूरत ही नहीं है। बट ऐसा है ना कि हमने यहाँ देखा नहीं है, और मुझे लगता है कि अब जब जैसे मैथिली है, या अगर हेरिटेज को अगर बढ़ावा मिल रहा है ना, तो अब लोग देखेंगे कि हमारी संस्कृति कितनी सुंदर है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं हम उस विरासत को आगे नहीं ले जा पाए, बट अब बहुत सारे लोग हैं जो इसको आगे लेके जा रहे हैं। और चमक दमक बुरी नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगी, पर आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है। कई बार हम किसी को देख के वो चीज़ें फॉलो करने लगते हैं, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। आप देखो कि आपकी पसंद क्या है, या आपके रूट्स क्या हैं, आपके कल्चर क्या है। आजकल जैसे मैं युवाओं को देखती हूँ कि उन्हें बड़ी शर्म आती है अपनी भाषा से, अपने पहनावे से। अगर कुछ अलग कर रहे हैं वो, अगर कुछ मतलब अगर वो अपनी संस्कृति को दिखा रहे हैं, तो उनको लगता है कि ये तो उतना वैल्यूबल नहीं है, या ये उतना कूल नहीं है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उनके माइंड में एक ये थॉट है। और मुझे माफी के साथ एक रोक रहा हूँ, मुझे एक कहीं की घटना याद आ रही, शायद कर्नाटक का ही मामला था, किसी साउथ इंडियन स्टेट का था। एक शख्स थे जो भारतीय परिधान में थे, कुछ उनके ऊपर बोझा था जो आम भाषा में आप समझ रही हैं, उनका कोई सामान था, वो मेट्रो में जाने की कोशिश कर रहे थे, मेट्रो एम्प्लॉइज ने उनको रोक दिया उनकी ड्रेसिंग को लेके जो भी था। ऐसी घटनाओं में आप क्या मानती हैं, कितनी जागरूकता आपकी कोशिशों से आएगी, और कितना ज़रूरी है ऑन करना जो हमारी अपनी संस्कृति है?
बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, ये ऐसी तो कोई वेशभूषा नहीं होगी कि उनको मेट्रो में नहीं आने दिया। Exactly. और वो हमारी सांस्कृतिक विरासत को अगर कोई व्यक्ति लेके जा रहा है, एक तो बहुत कम लोग करते हैं आजकल वैसे भी, कि कोई अपनी सांस्कृतिक वेशभूषा में कहीं जाए, वो भी अपने मान सम्मान के साथ में। और फिर जब ऐसी घटनाएं होती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का भी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं डाउन होता है। पर ये नहीं होना चाहिए। क्यों करते हैं, मुझे ये भी नहीं समझ में आता। पर आपको गर्व होना चाहिए कि अगर आपके देश का कोई व्यक्ति अगर उस सांस्कृतिक विरासत को आगे लेके जा रहा है। और मर्यादा में भी सुंदरता है, बस हम देख नहीं पाते हैं। और मर्यादा इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। और आप देखिए, जैसे मैं मैथिली को अक्सर ही देखती हूँ, वो साड़ी पहनती है। इनफैक्ट मैं खुद हर एक इवेंट में साड़ी पहन के जाती हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि हमें लगता है हम इसमें सबसे सुंदर दिखते हैं और इससे सुंदर और कुछ नहीं है। तो धीरे धीरे जागरूकता आ रही है, और अब हमारी भी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि हम इस कंटेंट को और आगे लेके जाएं, अपने वीडियोस के थ्रू और इन चीज़ों को प्रमोट करें, इस कल्चर को, इस हेरिटेज को। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। मैथिली, क्या ये अब स्थापित हो चुका है कि सोशल मीडिया के जरिए भी आमदनी भी की जा सकती है और अपने हिसाब से काम किया जा सकता है? साथ ही इसका तीसरा बड़ा फैक्टर है कि लोगों को जागरूक भी किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर आमदनी की बात की जाए तो हम लोग ये एक्सप्लोर करना तभी शुरू किए थे जब भारत को प्रभावित किया था कोरोना ने। सबका काम बंद था, सब अपने घर पे थे। मम्मी घर में खजूर बना रही है, ठेकुआ बना रही है, और हलवा आप बना रही वीडियोस है। डाल रहे थे, हम देख रहे थे वो वीडियोस। उसी का वीडियो बना करके मैंने डालना शुरू किया, और मुझे ऐसा लगा कि हमारे मोनेटाइजेशन चालू हो गया। काफी सारे अभी लेवल को पार करना पड़ता है ताकि आप उस लेवल तक पहुंच पाए जहाँ पे आपका मोनेटाइजेशन चालू हो जाए। उसके बाद आप जितना आप वीडियोस डालते हैं, जितना लोग उसे पसंद करते हैं, जितना लोग उस पर क्लिक करते हैं, आर्ट्स दिखते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। मैं भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स समझ नहीं पाती हूँ खासकर, लेकिन उसके आपको पैसे भी मिलते हैं। आपको यूट्यूब पैसा देता है। लोग आजकल जो आप देखते होंगे कि कोलैबोरेशन ऐसे करते कि मैं इस प्रोडक्ट को आप इस्तेमाल करें। कई सारे इंस्टाग्राम पे ऐसा हम लोग देखते हैं, तो उसके भी लोगों को पैसे मिलते हैं। तो ये ऐसी चीज है ना कि बहुत लोग डरते हैं इस आग में कूदने से कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, या फिर कुछ लोग इसके एक मैं कैसे बताऊं कि एक तो पैसे वाली बात तो हो गया। आपने और 2 पॉइंट्स क्या बताया था? जागरूकता वाला जो फैक्टर था, इससे एक तो आप अपने मन मुताबिक आप काम कर रहे हैं। आपको कोई ये नहीं बता रहा कि शिफ्ट में आना है, यही काम करना है, इतने टाइम में कर देना है। ऊपर से कलाकार की मेंटालिटी ही ऐसी होती है कि वो कभी भी रात को कुछ आया समझ में, रात को उठ करके अभ्यास करना शुरू कर दे। अब मान लो जानवी कोई ख्याल आए तो वो वेट नहीं करेगी कि रात सुबह जब होगी मैं तब उसको लिखना शुरू करूं। वो जब कुछ ध्यान में आएगा तुरंत वो पूरा लेओवर तैयार कर देगी उसका। इसीलिए हम लोग के पास एक ऐसी फ्रीडम है कि हम लोग अपने घर में रह करके पूरी मेहनत करते हुए हम लोग वन मैन आर्मी, खुद से ही सब काम करना है, खुद से ही गाने को तैयार करना है, खुद से ही वीडियो रिकॉर्ड करना है। किसी बाहर वाले की जरूरत नहीं पड़ती है, सब काम करो। वो एक फुल टाइम है, और हम लोग काफी ज्यादा जरूरत थी कि इस चीज को एक्नॉलेज किया जाए और इस चीज को लोगों के सामने में बताया जाए। नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड इस चीज को बिल्कुल एक सर्टिफाइड कर दिया कि हाँ एक ये जॉब है। और बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से आप दोनों को।